नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक हूं और इस समय मेरे साथ पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हैं। आज एक बार और नई बातचीत का दौर शुरू हो रहा है हमारे और सालखन जी के बीच। कारण क्या है, आपको हाल में हमने बताया था। पारसनाथ पहाड़ को लेकर जो विवाद उठा था, उसके ऊपर दावा है कि वो मारंगबुरु पहाड़ है और वहाँ पर सोरेन परिवार जो यहाँ सत्ता में है, उसने आदिवासियों के देवताओं को जैनियों के हाथों में बेच दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू हो चुकी है 17 तारीख से, यानी कल से ही जमशेदपुर से शुरुआत हुई थी और सालखन जी आज पहुँचे हुए हैं रांची। इतना ही नहीं, मुद्दे तो कई हैं। सरना धर्म कोड से लेकर आदिवासियों को बचाने से लेकर कई विषय हैं जिन पर सालखन जी अपनी बात कहना चाहते हैं और आदिवासियों को बचाने की एक तरीके से मुहिम छेड़ रखी है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहां आदिवासी बढ़ रहे हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा आरोप। आइए सालखन जी से ही हम बात करते हैं, आखिर वास्तव में हो क्या रहा है। सालखन दा, सबसे पहले तो जोहार आपको। जोहार। अभी झारखंड में जो चल रहा है मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा, ये शुरुआत हो चुकी है। इसका उद्देश्य आपको कितना लगता है सफल हो पाएगा? देखिए, पारसनाथ पहाड़ हम आदिवासियों के लिए ईश्वर है, उसको हम लोग मारंगबुरु कहते हैं और उस पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है, क्योंकि 1911 में प्रिवी काउंसिल लंदन ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया है। अभी 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लिख के भारत सरकार को दे दिया और लिख दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल और केवल जैन धर्मावलंबियों का अधिकार है और हम आदिवासी को, हमारे भगवान को उन्होंने दरकिनार कर दिया, बेच दिया जैनों के हाथ में। अभी भी हमारा मानना है कि उस पहाड़ पर जो हमारा भगवान है, पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में भी ये है। तो इस स्थिति में हम कैसे मान लेंगे कि जैनों का अधिकार हो जाए? वो आदिवासियों को वहाँ से आप हटा दीजिए। अभी भी पहाड़ के इर्द गिर्द 120 गांव हैं, वहाँ आदिवासी संताल रहते हैं। पहले भी आदिवासी रहते थे, अभी भी हैं। और उस पहाड़ में ऊपर में जुग जाहिर थान माने हमारा पूजा स्थल है युगों युगों से। और वहाँ पर साल में एक दिन धार्मिक सांस्कृतिक सेंद्रा या शिकार भी होता है। तो उस पहाड़ को इस सरकार ने हमसे दूर कर दिया, जैनों के हाथ बेचने का काम किया, तो हम इसका विरोध करते हैं। और ये जो कल से हम लोगों ने मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू किया है, ये 28 फरवरी अर्थात फरवरी के अंत तक चलेगा और 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के लगभग 50 जिले जो आदिवासी बहुल्य हैं, वहाँ हम जाएंगे। प्रेस के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे और प्रत्येक जिला में एक जनसभा प्रखंड स्तर में किसी जगह ये भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर एक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं कि पारसनाथ पहाड़ अर्थात मारंगबुरु पर पहला अधिकार आदिवासियों का है और वो हमारा ईश्वर है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि भारत देश में संविधान है, हम भारत के आदिवासी सबसे पुराने भूमि पुत्र हैं। तो अभी तक हमको हमारा धर्म का मान्यता नहीं मिला, ईश्वर का मान्यता नहीं मिला। ये कैसा देश है, ये कैसी सरकारें हैं? इसलिए इस समय हमारी मांग है, सरना धर्म कोड भी 2023 में हर हालत में हमको लेना है, सरकार को देना है। और मारंगबुरु भी हमको लेना है और मारंगबुरु के साथ साथ मतलब पारसनाथ पहाड़ के साथ हमारी मारंगबुरु पर ही एक प्रश्न उठता है। मारंगबुरु पर ही अभी जैसे झारखंड सरकार ने लिख कर दे दिया केंद्र सरकार को कि वो जैनियों का उस पर हक है। इसके बाद अभी वहाँ पर माहौल थोड़ा शांत दिख रहा है, तो क्या ये तूफान के पहले वाली शांति कही जाएगी? देखिए, शांत कुछ नहीं है। ये जेएमएम वाले लोग और वहाँ का जो स्थानीय विधायक है जेएमएम का, इन लोग इस पूरे आंदोलन को
मारंग बुरू बचाओ आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सब चीज़ ठीक है। ये भी बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन काफ़ी आदिवासी लोग पहाड़ के ऊपर गए, पूजा पाठ किए, लौट गए, सब तो ठीक हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि कागज में कुछ ठीक नहीं हुआ है। कागज में जैन धर्मावलंबियों को लिख के मालिकाना दे दिया गया है और ऐसे कोई आए और जाए। जैन वालों ने वहाँ फरमान जारी किया हुआ है कि पूरे पहाड़ में हम जैसे मिलिट्री कैंप होता है, हम उसका फेंसिंग करेंगे। वहाँ कोई लोकल आदमी पत्ता चूनने, दतवन लेने, दवा लेने कुछ नहीं कर सकता है। पहाड़ से जो लोगों का जीवन निर्भरित था वो बंद हो जाएगा। तो वो एक प्रकार से उनका अपना जोन बनाना चाहता है। अब भारत सरकार, राज्य सरकार लिख के दे दिया तो शांत कैसा है? शांत नहीं हो सकता है जब तक भारत सरकार, राज्य सरकार लिख कर आदिवासी के पक्ष में नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। और फरवरी के अंत तक हमारा मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा चालू रहेगा। और इस बीच में हम 1 लाख सेंगल सेना, चूँकि 5 राज्य के 50 जिले के 250 प्रखंडों में आदिवासी सेंगल अभियान काम कर रहा है। हर प्रखंड में जैसे सरकार का वीडियो होता है, हमारा भी सेंगल वीडियो है। उसको निर्देश दिया गया है कि फरवरी के अंत तक हर एक प्रखंड में 1000 सेंगल सेना आप रेडी कीजिए। नौजवानों को समझिए, स्टूडेंट्स को बताइए कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा ईश्वर खतरे में है, तुम्हारा इज्जत, आबादी, रोजगार सब चीज़ लूट के कगार पर खड़ा है। तुमको बचना है तो साथ देना होगा और लोग तैयार हैं। तो इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए करो या मरो वाली तर्ज पर लड़ाई है। और हमारे लिए अयोध्या में राम मंदिर, मुसलमानों का मक्का मदीना, सिखों का स्वर्ण मंदिर और ईसाइयों का वाटिकन सिटी रोम की तरह है। इस चीज़ को अभी तक हमारे अधिकांश राजनीतिक नेता जिस पार्टी में भी हों, ये इस काम को नहीं किए, अभी भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी इस काम को नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी समझदारी है, मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हमको साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे सब आदिवासी सही नेता, सही नीति, सही रणनीति और सही कार्य योजना, एक्शन प्लान के साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे नेता हमारे आदिवासी में हैं, लेकिन उनका कोई नीति, कोई रणनीति, कोई कार्य योजना, कोई दिशा कोई ठीक ठाक रहता नहीं है। जल्दी से गर्म हो जाते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। 10 जनवरी को पारसनाथ पहाड़ में जो बड़ी सभा हुई, लेकिन वो नेता अभी दिखते नहीं हैं। खूब बड़ा बड़ा भाषण तो दे दिए, लेकिन अभी पारसनाथ पहाड़ या मारंग बुरू को कैसे बचाया जाए, क्या अगला एक्शन प्लान है, क्या रणनीति है, तो जो भी हो, मैं सालखन मुर्मू और हमारे जो साथी हैं, जैसे आज रांची जोन के और रांची जिला के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायर्ड अफसर लोग हैं, इनको महसूस हो रहा है कि सरना धर्म कोड के नाम से इतना संगठन है, लेकिन एकजुट होकर क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। और लेना है तो कब तक लेना है, इन सारी चीज़ों का उनके पास ठीक ठोस उत्तर नहीं है। लेकिन हमने जो परिकल्पना सामने रखा है कि भाई 2023 में हम लोग को लेना है, क्योंकि 24 में चुनाव है, मोदी साहब को वोट चाहिए तो हमको कोड चाहिए, और वो कोड दे देंगे, वोट ले लेंगे तो क्या बुरा होगा। वोट तो किसी ना किसी को देना ही है। तो इस रणनीति के तहत इसको तो कोई कहा जा सकता है कि सीधे सीधे सौदेबाजी कहा जा सकता है। नहीं, सौदेबाजी है। वोट क्या है? सौदेबाजी ही है। आखिर सब पार्टी हम लोग का वोट ले रहा है, कुछ ना कुछ लुभावना, प्रलोभन, कुछ ना कुछ वायदा देकर ही ना कर रहा है, सौदा ही कर रहा है। तो हम भी सौदा करेंगे। पहले हमको पहले फ्री में होता था, अब फ्री में नहीं करेंगे, अब अपना कोड लेंगे। हाँ, फ्री में क्यों देंगे? हमको सरना कोड दो, आदिवासी का वोट लो। हमको लगता है नहीं तो आदिवासी को किसी को तो वोट देना ही होगा ना। अब वोट भी दिया, पाया कुछ नहीं, तो उससे अच्छा सीधा सीधा लेन देन का बात करो, गिव एंड टेक का बात करो। और मुझे लगता है इससे मोदी साहब को भी फायदा हो जाए। वो चाहते हैं झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में उसके सरकार बनी, हम भी चाहते हैं सरकार बनाओ, लेकिन सरना धर्म कोड दे दो। और हमारा जो आदिवासी मुद्दा है, CNT SPT कानून है, रोजगार का मामला है, आदिवासी भाषा संस्कृति है, हमारा आबादी, हमारा इज्जत, पहाड़ पर्वत मालिकाना,
संविधान में जितने अधिकार दिए गए हैं ये सब मिलना चाहिए ना। नहीं तो ये सरकार, अभी जो एक रिपोर्ट कल ही छपी है कि सरकार ने 135 करोड़ दिया आदिवासी गांव के विकास के लिए, ये लोग 13 ही करोड़ खर्च कर पाया। तो कितना हजार करोड़ों का तो घपला घोटाला चल ही रहा है। तो मोदी जी के साथ जो आपने कहा कि मोदी जी चाहते हैं सरकार बनाना उन राज्यों में भी, और हम भी चाहते हैं कि वो कोड दें और सरकार बनाएं, क्या सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी बीजेपी की ओर झुकते हुए जा रहे हैं? नहीं, झुकने, जेडीयू, हाँ जी, झुकने का कोई मामला नहीं है। किसी ना किसी पार्टी को, आपको, हमको, सबको सहयोग देना पड़ता है। तो मैं समाज हित में, जैसे बीजेपी में पहले भी था, मैं 2 बार सांसद था, और जब हम बीजेपी में थे तब भी हमने अपने एजेंडा, संताली भाषा को प्रथम आदिवासी भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल कराया, राष्ट्रीय मान्यता दिलाया। ये बीजेपी का एजेंडा नहीं था। तो हम आदिवासी समाज के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। इस समय बीजेपी वालों से हमारे संपर्क हैं, वो कहते हैं आप आ जाइए। हम बोलते हैं हम क्यों जाएंगे? हम जाएंगे तो समाज को लेकर जाएंगे, लेकिन सरना धर्म कोड लेकर जाएंगे। हम एमएलए एमपी तो पहले भी बन चुके, कितना बार बनेंगे? बन के क्या होगा यदि सरना धर्म कोड ही नहीं मिलेगा? झारखंड में आदिवासी नेस्तनाबूत हो जाए, उसका आबादी घट रहा है, उसका जमीन लूट रहा है, उसका नौकरी लूट रहा है, भाषा संस्कृति लूट रहा है, इज्जत लूट रहा है। ये सारी चीज़ों से जो है, ये बीजेपी पार्टी में केवल जाने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी पार्टी को हम प्रेरित करना चाहते हैं। आप समाज के लिए यदि राजनीति कर रहे हैं, और आदिवासी समाज झारखंड में अग्रणीय समाज है, तो इसका आप ध्यान रखिए ना। संविधान के तहत हम कोई चीज़ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो संविधान से बाहर का चीज़ हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी साहब ने जिस भी मकसद से, जिस भी एजेंडा से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया है, तो उनका निगाह आदिवासी समाज की तरफ है। हम उसकी निगाह को सही ढंग से सही जगह पहुंचाना चाहते हैं। बल्कि हम कहेंगे आदिवासियों के दूत बन के बीजेपी के साथ एक ऐसा लिंकमैन का हम काम करेंगे, ताकि, हाँ, ब्रिज का काम करेंगे, ताकि समाज को लाभ हो तो बीजेपी को भी लाभ हो। बीजेपी की जगह जेएमएम और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये लोग झारखंड बनाने की जगह खरीद बिक्री किया है। ये कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी तो झारखंड राज्य बनाया, बीजेपी आदिवासी मंत्रालय भारत में बनाया, बीजेपी आदिवासी नेशनल कमीशन बनाया, और बीजेपी भी ही अभी सरना धर्म कोड दे सकता है। 24 के पहले तो जेएमएम कांग्रेस तो सरना धर्म कोड नहीं ना दे सकता है, फिर 24 में ये लोग कहाँ रहेगा इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। झारखंड में झारखंड नामधारी आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली अनेकों पार्टियां हैं, जिसमें पहला नाम तो विश्वम गुरु की पार्टी का ही है, झारखंड पार्टी है, आजसू है, कई पार्टियां हैं। इन पार्टियों से कितनी उम्मीद रखता है झारखंड और झारखंड का आदिवासी? इन पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। इनको बहुत मौके मिले। गुरुजी शिबू सोरेन 40-50 साल से एमएलए, एमपी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, खाली प्रधानमंत्री बनना बाकी है। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन 5 बार सीएम बन चुके। कितना बार आदमी बनेगा? हम लोग बोलते हैं ना, 3rd चांस देंगे, 1st, 2nd, 3rd, उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है। ये लोग 3rd भी पार हो गया, 4th भी हो गया, 5th भी हो गया। अब झूठ का प्रचार कर रहा है। खतियानी जोहार यात्रा अभी वही 1932 खतियान पारित करने के बाद खतियानी जोहार यात्रा भी चल रही है, आदिवासियों के नाम पर ही चल रही है कि हमने उनको हक दिलाया। ये झूठ का धंधा है, झूठ का मार्केटिंग है। 32 का खतियान पहले भी खारिज हुआ। आज की 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति में कोई नई चीज नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2022 में नकारा कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट का तलवार लटक रहा है। अभी फिर क्या हो गया? इसलिए अभी ये बात शुरू किए हैं क्योंकि गद्दी डगमगा रहा है, चुनाव सामने आ गया है। तो ये सारे नेता जितने बुड़बक हैं कहिए, या अपने को जैसा ना समझते होंगे, जनता को भी उतना ही बुड़बक समझते हैं। ऐसा सही नहीं है। 32 का खतियान झुंझुना है, झुंझुना ही रहेगा, ये कभी लागू नहीं हो सकता है। लेकिन
इनको लगता है कि जनता हमारी तरह मूर्ख है, हमारी बातों को मान लेगी। अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये मामला चूंकि राजनीति से लिंक्ड है, वोट से लिंक्ड है, तो यूपीए को टक्कर देने के लिए एनडीए को भी विचार करना होगा। और हम आदिवासी हित में एनडीए बीजेपी के करीब जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको नहीं हराओगे तो फिर हमको उसी नरक में रहना पड़ेगा और 5 साल। तो अभी जो जोहार यात्रा है वो आदिवासियों को बचाने के नाम पर चल रही है कि हम आदिवासियों को बचा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें नहीं, ये आदिवासियों को बचाने वाली पार्टी नहीं है, बेचने वाली पार्टी है। कुर्मी महतो को एसटी बनाने के षड्यंत्र के पीछे भी जेएमएम है। संताल परगना को ईसाई और मुसलमानों के हाथों सुपुर्द करने के पीछे भी जेएमएम है। सीएनटी एसपीटी को तोड़ने वाला भी जेएमएम है। रोजगार को नहीं देना, लटकाने वाला भी जेएमएम है। हम तो कह रहे हैं प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो, कोटा बनाओ, कोटा को उसी प्रखंड के निवेदकों से भरो, खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस प्रखंड में जो आबादी का अनुपात होगा जातिगत, उस आधार से बांट दो। तो ये कुछ समाधान वाली बात नहीं करते हैं, लटकाने, भटकाने, झूठ, लूट और भ्रष्टाचार में सारी चीज़ों को घुमा रहे हैं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हमारा इंटरेस्ट यही है आदिवासी समाज बचे, लेकिन ये राजनीति से ही बचेगा। और यदि यही राक्षस लोग फिर 24 में आ जाएंगे झारखंड में, तो आदिवासी नहीं बच सकता है। इसीलिए एक ही अंतिम विकल्प है द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी। इनको समझाने की ज़रूरत है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे गांव से है, हमारी संबंधी है, उनसे मैंने बात किया है और वो सहमत हैं बहुत चीज़ों पर, सरना धर्म कोड के मामले पर भी। लेकिन जनता को भी तो जागना होगा, एकजुट होना होगा। अभी एक बार फिर बात करें मुख्यमंत्री की ही बात, आपने कहा 1932 का खतियान ये फालतू बात है, ये संभव नहीं है। आज ही के अखबार में प्रकाशित हुआ है, कल उन्होंने कहा था जिसके पास खतियान होगा वही असली झारखंडी। तो खतियान का जिन्न तो अभी भी बोतल के बाहर है। देखिए, ये स्टेटमेंट असंवैधानिक है, इलीगल है और समाज में भ्रम फैलाने वाला है। झारखंड और बृहद झारखंड राज्य की मांग जब बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, तब 1938 साल में आदिवासी महासभा बना कि बिहारी, बंगाली, उड़िया लोग राज ले लिया, हम आदिवासी को भी एक राज लेना चाहिए। और वो जो आदिवासी महासभा वो शुरू किया अलग झारखंड राज्य की मांग। बाद में जयपाल सिंह मुंडा भी आए। उस समय खतियान आधारित अलग राज्य की मांग नहीं थी। अलग राज्य की मांग का आधार था भाषा, संस्कृति और जातिगत पहचान। जैसे बिहारी उपराष्ट्रीय या सब नेशनलिटी, बिहारी की भाषा, संस्कृति, जाति का एक निश्चित संख्या है, पहचान है। उड़िया का भी, बंगाली का भी। तो बृहद झारखंड या झारखंड प्रांत का जो पहचान था वो खतियान आधारित नहीं था, वो यहाँ के भाषा, संस्कृति, जाति आधारित था कि संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि झारखंडी हैं। और उसी प्रकार कुछ जो अन्य गैर आदिवासी हैं मगर जो अपने को बिहारी, बंगाली, उड़िया नहीं मानते हैं, उनको झारखंडी माना जा सकता है। उनके लिए झारखंड अलग राज्य। तो खतियान आधारित जो बात कर रहे हैं, जिसका खतियान है वही झारखंडी। तो इस रांची में बहुत मरवाड़ी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं या बाहर के दूसरे राज्यों के लोग हैं जो 32 से पहले हैं। टाटा स्टील बना 1907 में, तो तेलुगु, तमिल, पंजाबी भी वहाँ है, उनका भी 32 का खतियान है। लेकिन 1932 का खतियान हो जाने से कोई झारखंडी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो खुद अपने को झारखंडी नहीं मानता है। वो पंजाबी, गुजराती, मरवाड़ी ही है। हाँ, वो झारखंड वासी है, भारत का नागरिक है, यहाँ वो रह सकता है। ठीक उसके उलट बहुत आदिवासी झारखंड से 150 साल पहले असम की चाय बागानों में ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा। मुंडा, उरांव, संताल हो, खड़िया आदि, वो कहाँ से खतियान अभी दिखाएंगे? या झारखंड में बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए, कहाँ से 32 का खतियान दिखाएंगे? झारखंड के बहुत जिलों में 32 का सर्वे नहीं हुआ है, 64 का सर्वे हुआ है, कहाँ से 32 का खतियान दिखाएंगे? तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है, गलत एक परिपाटी को जन्म दे रहे हैं। बाहरी भीतरी का एक प्रकार से एक उबाल खड़ा करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत तो कहा जाए बाबूलाल मरांडी के समय से हुई थी।
नहीं, देखिए, बाबूलाल मरंडी ने भी ये शुरू नहीं किया था। मैं इसका थोड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। झारखंड में डोमिसाइल आंदोलन का शुरुआत हमने ही किया था। हमारे साथ बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, आदिवासी छात्र संघ और बहुत सारे लोग थे। उस समय संगठन का नाम था आदिवासी झारखंड जनाधिकार मंच। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उसके हमको अध्यक्ष बनाया गया और आदिवासी समाज में बड़ा उबाल खड़ा हो गया। ये झारखंड राज्य बन गया, अब मारवाड़ी लोग मालिक बन गया, बीजेपी वाला मुख्यमंत्री बन गया, तो आदिवासी लोग को लगा कि हम तो ठगे गए। तो उसके बाद मेरे नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ, 2 आंदोलन, डोमिसाइल का भी, आरक्षण का भी। तो उस समय डोमिसाइल आंदोलन का मतलब खतियान नहीं था। बाबूलाल मरंडी जी ने क्या कर दिया, हमारे प्रेशर में आंदोलन खड़ा हो गया, तो उन्होंने बिहार का जो स्थानीय नीति का ऑर्डर था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, विधानसभा में पारित कानून नहीं था, उसमें एक कमिश्नर ने, जो लेबर मिनिस्ट्री का कमिश्नर था मुख्तार सिंह, उसने लिख के दे दिया एक आदेश कि जिले स्तर में जिसका खतियान होगा उसको आप लोग स्थानीय मान लीजिएगा नियोजन के लिए। लेकिन वो विधानसभा में पारित कानून नहीं था। यहाँ लोग समझते हैं वो कानून वहाँ था तो यहाँ क्यों नहीं है, और वो एक्चुअली कानून नहीं होने के चलते झारखंड में बाबूलाल मरंडी जी ने उसी को लागू कर दिया, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम उस समय भी खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात नहीं करते थे। अभी भी मेरी नीति स्थानीय नीति पर यही है कि झारखंड राज्य किसने मांगा, आदिवासी और मूलवासी ने मांगा। तो झारखंड राज्य में स्थानीय किसको बनाना चाहिए, आदिवासी और मूलवासी को। उसकी पहचान क्या है, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। तो वही तो स्थानीय है जो आदिवासी और मूलवासी हैं। जो आदिवासी मूलवासी की कैटेगरी में नहीं है वो झारखंड में रह सकते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको भी सुरक्षा पाने, विकास में भागीदारी बनने का हक है। लेकिन स्थानीय को जिस प्रकार सभी राज्यों में प्राथमिकता दी जाती है, इसको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यही बात है। लेकिन ये लोग अभी खतियान को लाकर और बाहरी भीतरी बनाकर फिर से एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, झारखंड को अशांत करना चाहते हैं। इसलिए ये स्थानीय नीति के पीछे ज़्यादा कारण है नियोजन का, कि लोगों को रोजगार, पुलिस क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा आदि का भी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट गांव-गांव में पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए मेरा जो नियोजन वाली प्रखंडवार नीति है, इस सारे मामले को फिजिल आउट कर देगा। यदि इसको 1 महीना में लागू कर दिया जाए कि झारखंड में 2-3 लाख जो भी नौकरी है उसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 90% दे दो, शहरी क्षेत्रों के लिए 10% दे दो, बिना खतियान के प्रखंड वाइज कोटा बनाओ, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो और आबादी के अनुपात से उसको बांट दो, तब अपने आप ये मामला खत्म हो जाएगा। अन्यथा कोई भी नियोजन नीति यदि यहाँ पास भी होगी तो फिर उसका नियोजन यदि सेंट्रलाइज होगा तो फिर घूसखोरी होगी और गांव देहात के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। गांव का सैकड़ा 2-4 आदमी को मिलेगा, बाकी सब नौकरी लूट जाएगी। लेकिन प्रखंड वाइज यदि आप करेंगे, 1 लाख नौकरी का 90,000 नौकरी सभी प्रखंडों में बटेगा, सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। मुझे लगता है आप लोगों के मार्फत हम जनता को भी ये बताना चाहते हैं, ये जो 32 का झुनझुना चल रहा है ये कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि झारखंड सरकार, यूपीए की सरकार, जेएमएम की सरकार की किसी प्रस्ताव को ये बीजेपी वाले कभी पास नहीं करेंगे। ऐसे भी संविधान सम्मत नहीं है। और राज्यपाल ने भी कल ही वक्तव्य दे दिया कि मैं इसको दिल्ली भेजने के पहले विधि के जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय करूंगा। तो वो लोग राय क्या देंगे कि विधान हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया हुआ है, आप इसको कैसे भेजेंगे? तो हो सकता है फिर वापस कर दे। तो इसी उधेड़ बुन में लटकता भटकता रहेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगी। तो रोजगार के लिए ये प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करना चाहिए। आपने कहा कि यूपीए सरकार का कोई भी नीति को या सिफारिश को एनडीए सरकार, केंद्र सरकार लागू नहीं करेगी। सरना धर्म कोड की मांग है, सरना धर्म कोड के नाम पर यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है,
तो यदि सरना धर्म कोड दे दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, तो वो तो इस सरकार की जीत मानी जाएगी। इस सरकार की कोई जीत नहीं होगी। इसने सरना धर्म कोड नहीं पास किया है, सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया है। मतलब सरना धर्म कोड की बात झूठ है। झूठ है। सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया है। और आदिवासी क्यों जोड़ा है? ईसाई लोग को शामिल करने के लिए, कि ईसाई भी नाराज ना हो, उसका भी वोट ले लो, सरना का भी ले लो, दोनों को बेवकूफ बनाओ, ये लटकते भटकते रह जाए। अरे आदिवासी का दर्जा तो हम लोग को मिला हुआ है अनुच्छेद 342 के तहत, आर्टिकल 342। हम लोग आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो अभी हम लोग को जाति का मान्यता चाहिए कि धर्म चाहिए? धर्म का मान्यता चाहिए। तो धर्म का मान्यता का अनुच्छेद है 25। तो ये जाति धर्म खिचड़ी पका के भेज दिया है, वो भी बिना राज्यपाल के दस्तखत किए। हमने राज्यपाल को उस समय पूछा था, ये बिना दस्तखत का क्यों भेज दिया ये लोग? तो राज्यपाल महोदय ने हमसे कहा, ये बोलते हैं हम लोग का चलता है ऐसे। बताइए, अरे इस देश में असेंबली और पार्लियामेंट में कोई भी चीज पास होगा, तो असेंबली में कोई भी चीज पास होगा बिना राज्यपाल के, वो तो पास हुआ नहीं ना। पार्लियामेंट में कोई चीज भी पास होगा बिना राष्ट्रपति के साइन के, वो तो अधूरा रह जाता है, उसका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है। तो इन लोगों ने बिना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को कंप्लीट किए भेज दिया, तो जरूर वापस आ गया होगा। बताते नहीं है। जो सरना धर्म कोड के नाम पर खुशियां मनाई गई थी, लड्डू बांटे गए थे, वो सब एक छलावा था, धोखा था। बिल्कुल धोखा था। ये सरकार जनता को धोखा में रखने वाली सरकार है, करने वाली नहीं है। ये चाहती तो कर सकती थी, इनको बहुत मौके मिले, पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, लेकिन ये करने वाले नहीं हैं। अभी तो मुझे लगता है 32 का खतियान को लेकर कुछ लोग कूद रहे थे, बड़ी खुश हो रहे थे। उनको भी पता लग गया कि ये बकवास है, झुनझुना है। जैसे लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के ही विधायक हैं, वो पहले बड़ी जोर लगाए हुए थे, हम घर छोड़ रहे हैं, 32 का खतियान लागू करो। तो अभी पता नहीं वो भी बोलने लगे झुनझुना है। तो हमको तो लगता है लोबिन साहब को अभी जेएमएम भी छोड़ देना चाहिए। जब घर छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए तो जेएमएम भी छोड़ देना चाहिए। काहेला जेएमएम में रह के ये झुनझुना को वो भी ढो रहे हैं, वो भी झुनझुना बजा रहे हैं। तो ये इनका जो झूठ का मार्केटिंग है, मुझे लगता है ख़त्म होगा। और एक तरफ उनका खतियानी जोहार यात्रा और हमारा आदिवासी बचाओ जोहार यात्रा है। सरना धर्म कोड बचाना, मारंग बुरू बचाना, ये आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना है। और इस समय आदिवासी समाज को पहले समाज हित में एकजुट होना होगा, तब पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने झुकेंगे और हम लोग वैसी स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। और आदिवासी को यदि बचना होगा तो इस कोशिश में साथ देना पड़ेगा। थैंक यू। तो आपने सुना, सालखन मुर्मू जी ने बहुत ही सधे शब्दों में कहा कि अगर उन्हें बचना है तो एकजुट होने की ताकत में सबको एक साथ आना होगा। सोरेन परिवार लगातार आदिवासियों को बेच रहा है, जबकि आज आदिवासियों को बचने के लिए आदिवासी बचाओ जो यात्रा चल रही है उसका साथ देना होगा। और जो आशा नज़र आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नज़र आ रही है, भाजपा की सरकार से नज़र आ रही है। पहले की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आदिवासियों को छला गया, ठगा गया। 1932 का खतियान के नाम पर आदिवासियों को मूर्ख बनाया गया। सीधे साधे आदिवासी हैं, उन्हें मूर्ख बनाया गया। विशेष खबर के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में मौजूद बापू वाटिका से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट। हाँ ठीक है।